हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म की तरफ से एमसीक्यू पीवाईक्यू अचूक बाण की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एक अचूक बाण के रूप में प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये कथन कारण का प्रश्न है। भारत के संवैधानिक विकास की तरफ से ये प्रश्न लाया गया है और ये प्रश्न आप लोगों की उस विचारधारा, उस फिलॉसफी को भी डिकोड करेगा कि हम कितनी गहराई पर जाकर किसी भी विषय वस्तु को ढंग से समझकर अध्ययन कर रहे हैं। आइएगा, देखिएगा, कथन और कारण आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बड़ा है तो मुझे थोड़े से फॉन्ट्स को छोटा करना पड़ा है। मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शंस हैं और हम डिकोड करेंगे इस पूरी चीज को। हम बारीकी से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं। और प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोग, जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं, इस सेशन को देखते हैं, सही उत्तर के करीब पहुंचे हैं। या तो ए या बी या सी या डी, जो भी एक ही होगा करीब से, मेरा मतलब। ठीक, मैं पढ़ता हूं। देखिए, एक कथन है और एक कारण है। पहली बात तो दोनों की सच्चाई क्या है, दोनों कहना क्या चाहते हैं, क्लियर। छिपे हुए एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। अब कथन और कारण में तुलना है या कोई समानता है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी पूरक के रूप में क्या मौजूद है। देखिएगा, ये भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में जो कंपनी सरकार थी, कंपनी ईआईसी जिसको आप कहते हैं, यद्यपि बतला दूं 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, जब इसकी स्थापना लंदन में हुई थी तो इसका मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दोबारा सुन लीजिएगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, राइट। ये इसका मूल नाम था। बाद में जाके 3 कंपनियों को मर्ज करने से फिर वो मैं जब पेड कोर्सेज रहते हैं वहां पे विस्तार से पढ़ाता हूं, तो बाद में फिर 3 कंपनियों के मर्ज होने से ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आती है। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑडिट जब हो रही थी तो उसको लेकर ब्रिटिश संसद में कुछ प्रश्न उठने आरंभ हुए थे, क्लियर, कि क्या ये जो हासिल कर रहे हैं भारत से, क्या वो सही है या हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। क्योंकि जब ये शासन करने कहीं बाहर भूमि पर जा रहे हैं तो नाम ब्रिटिश क्राउन का खराब होगा, इंग्लैंड का खराब होगा, ना कि कंपनी का। अब मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया, उससे अब आप समझिएगा। मैं प्रश्न पढ़ता हूं। डायरेक्टरों के व्यवहार पर, डायरेक्टर का मतलब जिसको आप कहते हैं ईआईसी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्टरों के व्यवहार पर लोगों को बहुत संदेह था। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हो, आप एक एक बात को बहुत बारीकी से पढ़िए, पूरी लाइन को तोड़िए टुकड़ों में, तब जाकर ही इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं, डायरेक्टरों के व्यवहार पर लोगों को बहुत संदेह था, क्लियर है। डायरेक्टरों का जो बोर्ड था वो था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख देता हूं मैं आप लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। मार्च 1772 में उन्होंने लाभांश की घोषणा की। इन्होंने कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने, फिर 12.5% की थी, क्लियर, घोषणा 12.5% की। और उसी वर्ष यानी कि 1772 में उन्होंने 10 लाख पाउंड के ऋण का प्रार्थना पत्र सरकार को दिया। अभी मैं इसको डिकोड नहीं करूंगा, मैं आप पर छोड़ रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप इस प्रश्न को ध्यान से सुने, इसका निकालने का प्रयास करें क्या उत्तर हो सकता है। 1772 में आपने कहा कि हमें 12.5% लाभ प्राप्त हुआ है, लाभांश, यानी कि डायरेक्टर्स को इतना प्रतिशत दिया जाएगा कुल रेवेन्यू का। और इसी वर्ष आपने 10 लाख पाउंड की राशि का, याद रखिएगा, आपने ऋण का आवेदन कर दिया ब्रिटिश संसद को। यह विसंगति इतनी स्पष्ट थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की एक दूसरी 13 सदस्यीय जो सीक्रेट कमेटी थी, गुप्त समिति थी, को नियुक्ति करनी पड़ी, ये जांचने के लिए कि क्या ये संभव है, आप लाभांश की घोषणा भी कर रहे हैं और ऋण भी मांग रहे हैं, ये विरोधाभासपूर्ण हुआ ना, ताकि इसका कारण पता किया जा सके। तो इस विसंगति को जांचने के लिए ब्रिटिश संसद का जो अपर हाउस था, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसने एक सीक्रेट कमेटी जिसमें 13 सदस्य बैठते हैं, उसका गठन किया। एक कंपनी जिसके अधिकारी इंग्लैंड को धन से मालामाल होकर लौटे, यानी कि यहां से जा तो फटेहाल में रहे, भारत जब लौट कर रहे हैं तो लाट साहब बनकर, बाबू साहब बनकर आ रहे हैं, घुटन्ना छोड़ दिया, सूट बूट में आ गए।
तो इस समिति ने क्या पता लगाया कि एक कंपनी जिसके अधिकारी इंग्लैंड को धन से मालामाल होकर लौटे, क्या करके दिवालिया हो सकते हैं? पैसा तो हाथ में आ रहा है, ऋण मांगना पड़ रहा है। जब हाथ में पैसा आ रहा है, घर बन रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही है और लेविश लाइफ आप इंग्लैंड में जी रहे हो, तो इंग्लैंड की संसद की, पार्लियामेंट की गलियों में बड़े चर्चे हो रहे हैं ईआईसी कर्मचारियों, बाबुओं की जीवन शैली को देखकर कि जीवन शैली ठाठ की और ठंडन पाल मदन गोपाल पैसा मांग रहे हमसे। यह एक अद्भुत प्रश्न था। जांच समिति की आशा रिपोर्ट अत्यधिक, याद रखिएगा, दोष सूचक थी। अतः संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। प्रथम के अनुसार कंपनी को 4% की ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर दिया गया। क्लियर? यानी कि आपने कहा कि आपने 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, हम आपको 14 लाख पाउंड देंगे, लेकिन आपको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा? 4%। तो एक तो ये। दूसरा, आपने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का रूल एक तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर आधा अधूरा सा। बाद में इसीलिए फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित करना पड़ा था। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था जिसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके कुल 4 न्यायाधीश थे। प्रधान न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। तो दूसरे अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस विधेयक का कंपनी तथा उसके मित्रों ने डटकर विरोध किया। भाई विरोध किया, पैसा भी मांग रहे हो और तुम पर कोई कानूनी शिकंजा भी ना कसें तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही। कुल मिला, समझ गए बात का मतलब? डायरेक्टर्स पैसा मांग रहे हैं, लेकिन आप ऑडिट मत करो, ताक झांक मत करो, पैसा दे दो और मस्त रहो। तो कंपनी ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन अब ब्रिटिश संसद ने कहा कि भाई 4% इंटरेस्ट रेट पर आपको 14 लाख पाउंड का ऋण दे रहे हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार इनका नट बोल्ट टाइट करने का प्रयास किया। क्लियर? कंपनी ईआईसी का ये तो था कथन। अब आप कारण को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यार एक काम और करना ना, जब आप लोगों को मेरी व्याख्या करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और उत्तर आपका क्या रहेगा, क्या गलत रहा, सही दिशा में सोचा, वो भी कमेंट करिएगा। मैं रोजाना चेक करता हूं। कारण क्या था? कारण देखिएगा, कंपनी की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। विसंगतिपूर्ण लाभांश की घोषणा हो रही है, लेकिन ऋण मांगना पड़ रहा है। ये तो वही वाली बात हुई, कर्ज लेकर घी पियो, मरने के बाद अपनी औलादें चुकाती रहेंगी। कंपनी ने पहला कार्य यह किया कि 4 लाख पाउंड वार्षिक जो अंग्रेजी सरकार को देना होता था उससे छूट मांगी कि भाई आप इतना पाउंड जो आप हमसे लेते हो, थोड़ा उस पर हमें कुछ छूट दे दीजिए। कंपनी पर ऋण की मात्रा बढ़ने लगी। वास्तविक लेखे को झुटलाकर कंपनी ने 1772 में 12.5% का लाभांश जारी रखा, और वो भी उस समय जबकि कंपनी पर 60 लाख पाउंड का ऋण था। यू आर नॉट इन कंडीशन टू पे योर डेप्ट। आप अपना ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, एंड देन यू आर डिक्लेयरिंग बेनिफिट्स कि भाई इतना हमें शेयर होल्डर्स को इतना लाभ मिल रहा है। इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, बड़ा ही विरोधाभासपूर्ण ये बात है। तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट पर ये शिकंजा कसा। जब बंगाल के अकाल का तथा हैदर अली के कर्नाटक पर सफल आक्रमणों का समाचार लंदन पहुंचा तो कंपनी के शेयरों का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया। क्यों नहीं गिरेगा? जब आप लाभांश में हैं तो अकाल क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? जब आप लाभांश में, यू आर हैविंग रिच सोर्सेज इन योर पॉकेट, यू आर हैविंग टू मच मनी, बट यू आर नॉट खर्च करिंग ना। आप खर्च नहीं कर रहे हो सेना पर, और हैदर अली कर्नाटक पर धड़ाधड़ इन्वेड किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है। सो ये बड़ा ड्यूल फेस लगा कंपनी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स को। उनमें सुगबुगाहट होने लगी कि भाई शिकंजा कसो। अच्छा, दूसरी वजह यह थी कि जब इनकी 5 उंगलियां गर्दन घी में हैं, भाई हम काहे सूखा सूखा डालडा चुपड़े अपनी बालों में और अपनी जुबान पर, कुछ पैसा हमें भी मिले।
नौकरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जेबें हमारी भी, हर व्यक्ति भारत की लूट में, वही वाली बात सही है भाई, कोतवाल तो डर का है का, समझ रहे ना आप मैं हमारी बात की क्या कहना चाह रहे हूँ। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि बहती गंगा में जितना निचोड़ सको निचोड़ लो, जितना खा सकते हो खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सही बात है। तो जब ये कर्नाटक इनके सफल आक्रमण लंदन पहुंचे तो कंपनी के शेयर गिरेंगे, लाभांश की घोषणा हो रही है और आप हार रहे हो। शीघ्र ही लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता लग गया, शीघ्र ही, कि बाबू हाथी के दांत कुछ और खाने कुछ और, दिखाने कुछ और खाने कुछ और। ये लाभांश की घोषणा तो कर रहे हैं बट इनके पास रोकड़ा नहीं, इनके एंटी में तो कुछ ना कुछ ऐसा झोल है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और ये कहा गया कि वी आर रेडी टू गिव यू सम पैसा, लेकिन इतना % आपको इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ेगा। निराश होकर डायरेक्टर्स ने, जिसको आपने कहा BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। यह संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था, कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड इट वाज अंडर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब तक वहां का जो भी गवर्नर होगा, उस बैंक का अधिकारी होगा, वो तो पार्लियामेंट को और सरकार को पूछेगा कि आप कहें तो इन्हें पैसा दे दें। तभी तो ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इतनी उठी। यह संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था, स्वाभाविक सी बात है। लॉर्ड नॉर्थ ने, इट वाज ब्रिटिश PM, ने इस ऋण के प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया। ये 1947 यहाँ पे गलत है, याद रखिएगा। प्रार्थना पत्र को, ये 1947 यहाँ पे नहीं आएगा, को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया, जहां उसका दोनों सदनों में बहुमत था। इस बात पर यह सलाह भी सामने आई कि कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखना संसद का अधिकार भी और कर्तव्य भी। इसके पीछे कई सारे कारण थे। एक तो था राष्ट्रीय हित, कि कंपनी जाकर कुछ ऐसा कर रही जिससे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश धरती, ब्रिटिश सॉवरेनिटी, ब्रिटिश जो नेशनल प्राउड है वो डिफेम होगा, वो गलत जाएगा, मतलब वो नीचे गिरेगा, अपमान होगा। और दूसरा कि जब लूट इतनी भारी मच रही तो इस लूट में हम काहे अछूते रहें यार, हम तो गंगा जी में डूबकर, हमारे तो कपड़े भी गीले ना हुए, और ये भाई मेरे बिल्कुल 5 उंगलियां घी और पैर सब घी में डुबो कर आ रहे हैं, स्किन चमक रही है बुरी तरह से, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रिफ्लेक्टर जो होते हैं उस तरह के। तो ये कथन है और कारण है। अब मैं ऑप्शंस पर जाऊं उसके पहले एक बार आप इनको ढंग से समझ लीजिए। हालांकि जिस ढंग से मैंने व्याख्या करी, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसको डिकोड कर लिया होगा, इसका आंसर निकाल दिया होगा। क्लियर? जरा देखिएगा ऑप्शंस, दोनों A और R सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। A कथन सत्य है, R गलत है, कथन गलत है, R सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, क्योंकि जब मैंने आपके सामने कथन का व्याख्या प्रस्तुत करी, उसको डिकोड किया, तभी आपको समझ में आ गया था। यदि आपको इस प्रश्न में ये अचूक बाण और इसकी व्याख्या, इसको डिकोड करने का जो प्रोसेस था, जो मेथड था, यदि वो पसंद आया है, और मैं एक जानकारी और दे दूं, ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है, एक झलक मात्र है। जो पेड कोर्सेज में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे आप स्पेशल हिस्ट्री फॉर UPSC RPSC पढ़ना चाहते हैं या नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। वी आर हैविंग a prosperous study material, e-material, regular classes with recordings, online live classes की, इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है। आपको यदि, और आप आइडिया लगा सकते हैं जिस तरह के शॉर्ट्स या जिस तरह की क्लासेस मैं देने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, हिस्ट्री विद किंशुक। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आपकी मॉर्निंग में, इफ यू आर UPSC एस्पिरेंट, इफ यू आर ईगरली लुकिंग फॉर कॉलेज लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, और सुबह सुबह का आगाज यदि इस तरह की व्याख्या रूपी प्रश्नों के साथ होता है, 30 दिन में 30 प्रश्न बाबू तैयार होंगे। इसके अलावा 7 कई सेशंस आ रहे हैं, आप आइए देखिएगा। सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हिस्ट्री विद किंशुक को आपके प्यार की और आपके सहयोग की बेहद दरकरार है। नेक्स्ट सेशन में अगली सुबह 7 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, किसी एक नए अचूक बाण को हम दोबारा डिकोड करेंगे। तब तक के लिए